गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान के अंदर जो राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि भारतीय संविधान में अधिकार का क्या महत्व है, कौन कौन से अधिकार आपको मिले हुए हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, और को विच आर्टिकल टू गेट राइट्स, कौन सी आर्टिकल से आपको कौन सा राइट प्राप्त है, इसके बारे में बताया जाता है। जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम पता लग गया आपको क्या है बेटा? राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। उसके लगभग हमने 8 या 9 पार्ट्स को रीड किया। अब आज हम इसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन कहती है क्या, देखते हैं। इंट्रोडक्शन बताती है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशन अमंग देम, कि संविधान हमें केवल सरकार के भिन्न भिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतः संबंधों के बारे में नहीं बताता। एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट that sets limit on the power of the government and ensure a democratic system in which all person enjoy the certain rights। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि संविधान वह डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना भी करता है, जिसमें कहते हैं कि ऑल पर्सन एंजॉय सर्टेन राइट्स, जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फंडामेंटल राइट कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का भी अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड आल्सो मेंशन द लिमिट्स ऑफ दीज राइट्स। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं हम। जो संविधान के कौन से भाग में जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन सा है, थर्ड पार्ट में उसका वर्णन किया गया है। इन द पास्ट 50 years द स्कोप ऑफ राइट्स हैज चेंज एंड इन सम रिस्पेक्ट एक्सपेंडेड। उसने क्या कहा, उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकारों के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। अगर हम पिछले समय की बात करें, लगभग 6 सेंचुरी की, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तित भी हुआ है और कुछ उसको विस्तृत भी किया गया है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड नाउ, और इस अध्याय के बारे में आप जब पढ़ लेंगे तो आपको भी इस बात का ज्ञान हो जाएगा। पहला कहता है, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है, हाउ दिस राइट आर प्रोटेक्टेड, और उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड द इंटरप्रेटिंग दिस राइट्स, एंड उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही। और कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चौथा कहता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें क्या क्या अंतर है। हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक है, ये शुरू होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट। आपको बता दें, चलो उसमें जब राइट की बात आएगी आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। In 1982, during the constitution work for Asian Games, the government engaged a few contractors। 1982 की एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। The contractor employed a large number of very poor construction workers
works workers from different parts of the country to build the flyover and stadiums. अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के भिन्न भिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भी भर्ती की थी। These workers were kept in a poor working condition and were paid less than the minimum wage decided by the government. लेकिन मजदूरों से कामकाज की दैन्य दिशा में काम लिया गया और उन्हें सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी उनको कम मजदूरी दे दी गई। A team of social scientists studied their poor conditions and abandoned the Supreme Court. समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उसकी स्थिति का अध्ययन कर और सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। They argued that the employing a person to work for less than the minimum prescribed wages amounts to beggar or a forced labor, which is a violation of a fundamental rights against the exploitation. उन्होंने दलील दी कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों का क्या है एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन क्या होता है बेटा? शोषण। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है। The court accepted this plea and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages for their work. न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वे इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए ही तयशुदा मजदूरी दिलाए। उसके बाद कहते हैं मच्छल लालू वो द 23 when he was arrested. मच्छल लालू को जब गिरफ्तार किया गया तो उस समय 23 मतलब जब उसको गिरफ्तार किया गया उसकी जो एज थी वो 23 वर्ष का था। ये रेजिडेंट ऑफ द चुबरी विलेजेज ऑफ द मोरगन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। उसने क्या कहा? लालू असम के एक मडग्यार जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। मच्छल was charged with causing a grave injuries. He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as a under trial to Lokpriya Gopinath Bardoi Mental Hospital in Tezpur for treatment. उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए जब उसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो गई तो उसके इलाज के लिए उसे कहाँ भेज दिया बेटा? तेजपुर का एक लोकप्रिय हॉस्पिटल था जिसका नाम था गोपीनाथ वर्दोलाई, वहाँ पर भेज दिया गया और एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया था। मिचेल वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर wrote twice to jail authority 1967-1996 that he was fit to stand trial. क्या किया? वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया और डॉक्टरों ने क्या किया? जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालू अब स्वस्थ हो गया है और क्या किया जाए, अब उस पर मुकदमा चलाया जाए। मच्छर लाइंग द रिमेन द जुडिशली कस्टडी। उसने क्या कहा कि वो अब स्पष्ट हो सही हो गया है टू स्टैंड ट्रायल, अब उस पर आप मुकदमा चला सकते हैं। बट नो वन पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मच्छर लालू रिमेन इट इज जुडिशियल कस्टडी। लालू न्यायिक हिरासत में बना रहा। मच्छर लालू वाज रिलीज इन द जुलाई 2005। मच्छर लालू को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। ही वॉज 77 देन, उस समय वह स्वतंत्र 77 वर्ष का हो चुका था। ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर द कस्टडी ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर केम अप फॉर ए हियरिंग। इस प्रकार वह 54 ईयर्स तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसने मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। ही वॉज फ्रीड when a team appointed by the National Human Rights Commission, ये भी अंडरलाइन कर ली, +2 में भी इंपॉर्टेंट आता है बेटा, फुल फॉर्म आते हैं NHRC, बहुत इंपॉर्टेंट है।
intervened after the inspection of the under trials in the state. जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का भी अवसर मिल गया। Much's entire life was wasted because a proper trial against him never took place. मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट लाइफ एंड लिबर्टी। जो हमारा संविधान है सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दिस मीन दैट एवरी सिटीजन मस्ट आल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। इसका अर्थ है कि हर नागरिक अपने मुकदमे को निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल केस शो व्हाट हैपन्स व्हेन द राइट इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट अवेलेबल इन द प्रैक्टिस। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति की ओर संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार को व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। In the case of the first instance also there was a violation of the right provided in the constitution. इस प्रकार पहले उदाहरण से ही संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी दिखाई देता है। What it was challenge in the court, और यह लेकिन न्यायालय के लिए भी एक चुनौती हो गई थी। As a result उसका परिणाम क्या निकला? Workers could get what was due to them in the form of the rightful wages. इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्ड जस्टिस टू दीज वर्कर्स। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों के कारण उन मजदूरों को न्याय भी मिल सका। थोड़ा सा इसका में कार्टून दिया गया है, एक मिनट आप ये देखते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं। वट इज मचल वॉज ए रिच एंड ए पावरफुल मैन। अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता। वट इज इफ दोज वर्किंग विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर वर इंजीनियर्स। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता। वुड देयर राइट्स हैव बीन द वायलेट। क्या उनके साथ भी अधिकारों को इस तरह से ही नुकसान होता या उनका हनन होता। ये चैप्टर शुरू किया है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट रीड किया है। आगे नेक्स्ट पार्ट मिलता रहेगा आपको जैसे ही हम पार्ट बनाते रहेंगे। अच्छा लेसन है, लगभग 9-10 वीडियो के आसपास इस लेसन से हो जाएंगे। आप सभी बच्चों से लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद ये भी एक सुझाव ये है कि आप रेगुलर स्टडी से टच में रहें। ये ना सोचें कि सर बताएंगे, सर पढ़ाएंगे, हम तभी पढ़ेंगे। एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर भी आप रेगुलर स्टडी करें। दूसरा क्या करें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने शरीर को ढक कर रखें क्योंकि आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ है, तो इसलिए अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।